नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए एक बात बता देता हूँ, ये हमने कक्षा 6 की साइंस स्टार्ट की है और ये आज हमारा 3rd चैप्टर है। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उससे पहले भी हमने 6 क्लास के जो 17 चैप्टर थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है चैनल के अंदर, साइंस कक्षा 6 के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप वो 17 के 17 चैप्टर आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3rd। देखो दोस्तों, पहले इसके अध्ययन बिंदु हैं वो देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेज। पदार्थ एवं मिश्रण, फिर है मिश्रण के प्रकार, फिर है मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता, फिर है पृथक्करण की विधियाँ। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पदार्थ हैं, पदार्थों के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। तो देखो, पदार्थ एवं मिश्रण, पदार्थ क्या होता है और मिश्रण क्या होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। थोड़ी सी शक्कर अपनी हथेली पर लीजिए, आप देखेंगे कि इसमें आपको केवल एक ही प्रकार के कण यानी शक्कर दिखाई देते हैं। ठीक है, शक्कर हम लेंगे अपनी हथेली पर तो क्या होंगे, इसमें केवल आपको एक ही प्रकार के कण यानी क्या दिखाई देती है, शक्कर दिखाई देती है। जब आप अपने घर के आसपास से मुट्ठी भर बालू मिट्टी लेकर उसे ध्यान से देखिए। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, अब आपको अपनी मुट्ठी में क्या लेनी है, बालू मिट्टी लेनी है और उसे ध्यान से देखना है। इसमें आपको कई प्रकार के कण जैसे मृदा, छोटे कंकड़, घास फूस आदि दिखाई देते हैं। दोनों पदार्थों में क्या अंतर है, आओ चर्चा करें। शक्कर है एक पदार्थ है, जबकि बालू मिट्टी क्या है, मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, मिश्रण के अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कौन कौन से हैं, वायु, शरबत, आइसक्रीम, दूध, समुद्री जल, बालू, मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये है किसके, मिश्रण के उदाहरण। तो दोस्तों, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें कि पदार्थ होते हैं, पदार्थ में होते हैं एक ही प्रकार के कण। मिश्रण में क्या होते हैं, मिश्रण में कई प्रकार के जो कण होते हैं उनका मिक्सर होता है। देखो किस तरह से, जैसे मिट्टी है, मिट्टी में क्या क्या होते हैं, छोटे कंकड़ होते हैं, घास फूस होते हैं आदि होते हैं। ठीक है, किसमें, बालू मिट्टी में मिट्टी भी होती है, कंकड़ भी होते हैं, घास फूस भी होते हैं, तो ये सभी होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मिश्रण। देखो, हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रणों के अवयवों को नीचे की सारणी में लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिखना है कि इनमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। जैसे वायु में तो होते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। गुड़ में होते हैं चीनी व अन्य लवण। शरबत में क्या होते हैं, शरबत में जो भी अवयव होते हैं उनका नाम लिखना है। सोडा वाटर में जो होते हैं वो लिखने हैं। पीतल है, पीतल किससे बनती है, पीतल बनती है 2 धातुओं से, उन धातुओं के नाम लिखना आपको। दूध किन किन से बनता है, रक्त किन किन से बनता है, तो इन सभी के अवयव के नाम आपको लिखने हैं। फिर देखो, चैप्टर थोड़ा बड़ा है दोस्तों, तो इसका थोड़ा हमें फास्टली लेना पड़ेगा। देखो, मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सर। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को मिश्रण के घटक या अवयव कहते हैं। कुछ मिश्रण में इन घटकों को आसानी से देखा जा सकता है, जबकि कुछ में मिश्रण के घटकों को देखना संभव नहीं होता है। गतिविधि फर्स्ट देखते हैं इसको जानने के लिए। कांच का एक गिलास लीजिए, उसको पानी से लगभग आधा भरिए और 1 चम्मच नमक डालकर हिलाइए। नमक उसमें घुल जाता है। इस मिश्रण में पानी और नमक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। एक मिश्रण
ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देख सकते हैं, ये कहलाते हैं समांगी मिश्रण। जैसे नमक का जलीय विलयन। ठीक है दोस्तों, नमक को हम पानी में मिला देते हैं तो वह पानी में घुल जाता है। अब उसको हम अलग अलग नहीं देख सकते, उसमें 2 या 2 से अधिक अवयव तो उपस्थित होते हैं लेकिन हम उनको देख नहीं सकते अब, तो ऐसे कहलाते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है दोस्तों, ये है समांगी मिश्रण का प्रैक्टिकल किया है। फिर देखो इसी तरह से देखेंगे हम गतिविधि नंबर 2। कांच के एक बीकर में थोड़ा पानी लीजिए, उसमें एक छोटा चम्मच मूंगफली या सरसों का तेल मिलाइए। आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि बीकर में पानी व तेल की 2 अलग अलग परतें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तेल होता है वो कहाँ तेल होता है वो तो आ जाता है ऊपर ही ऊपर इस तरह से, ठीक है, और जो पानी होता है वो आ जाता है नीचे। तो ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों या अवयवों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे पानी तेल का मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण दोस्तों आप समझ गए होंगे। अतः हम कह सकते हैं कि पदार्थों की प्रकृति के आधार पर मिश्रणों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से मिश्रण के प्रकार होते हैं? कौन कौन से दोस्तों? मिश्रण के समांगी और विषमांगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए। फिर देखो दोस्तों पृथक्करण होता है अलग करना। आपने अपनी माताजी को गेहूं बीनते हुए देखा होगा। आपकी माताजी गेहूं में से छोटे छोटे कंकड़ या अन्य अनाज के दानों की अशुद्धियों को हाथ से अलग करती है। किसे? बीन कर। यदि आपको गेहूं जौ मक्का मिलाकर दिया जाए और उन्हें अलग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? आप पहचान के आधार पर गेहूं जौ और मक्का के मिश्रण को हाथ से बीनकर अलग करते हैं। इस प्रकार किसी मिश्रण में से प्रत्येक अवयवों को पृथक करना क्या कहलाता है? पृथक्करण। फिर है मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मिश्रणों में से अशुद्धियों को पृथक करके हम उनकी गुणवत्ता, शुद्धता, सामर्थ्य एवं उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। साथ ही मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे सीमेंट में अशुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाती है। सोने में अशुद्धियों से उसकी चमक कम हो जाती है। अशुद्ध जल को पीने से हम बीमार हो सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मिश्रण से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की कई विधियां प्रचलित हैं, आइए जानें कौन कौन सी है। देखो पृथक्करण की विधियां, फर्स्ट आती है इसमें बीनना, हैंड पिकिंग। देखो गेहूं, चावल, दाल में अनुपयोगी पदार्थ जैसे अनाज, कंकड़, मिट्टी व अन्य अशुद्धियां मिली होती है जो प्रायः बहुत कम मात्रा में होती है। इनकी आकृति एवं रंग गेहूं, चावल एवं दाल से भिन्न होती है। इन अशुद्धियों को हाथ से निकालते हैं, इसे बीनना या हस्तचयन कहते हैं। तो इन अशुद्धियों को दोस्तों हाथ से हम निकालते हैं, ये कहलाती है बीनना। फिर है दोस्तों छानना। ये देखा होगा आपने, सभी ने देखा होगा, आपकी माताजी घर पे ये करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है चालना। इस तरह से जो मज़दूर लोग होते हैं वो छानते हैं, ये भी देखा आपने। फिर देखो आटा गूंदने से पहले आपकी माताजी आटे को छानती है। भूसा व अन्य अशुद्धियाँ छाननी के ऊपर रह जाती है और शुद्ध आटा छननी से छनकर नीचे आ जाता है। भवन निर्माण वाले स्थानों पर आपने प्रायः देखा होगा कि चालनों की सहायता से रेत में से कंकड़ या पत्थर अलग किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को छानना या चालना कहते हैं। ठीक दोस्तों, सिंपल है बिल्कुल। फिर है निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। आइए अब हम देखेंगे कि गंदले जल से मिट्टी जैसी अविलेय अशुद्धियों को कैसे दूर कर सकते हैं। इसके लिए समझते हैं गतिविधि नंबर 3। एक छन्ना कागज़ लीजिए, वह इसको चित्र 3.6 के अनुसार मोड़कर एक शंकु की आकृति तैयार कीजिए। इसे एक कीप में लगाकर नीचे रखिए।
गंदले जल को छनने कागज़ पर धीरे धीरे सावधानी से उंडेलिए। कीप का 2/3 भाग जल भर जाने पर हम देखते हैं कि छन्ना कागज़ मिट्टी के कणों कंकड़ को कागज़ पर ही रोक लेता है, जबकि जल को नीचे जाने देता है। ठीक दोस्तों, ये होता है फिल्ट्रेशन होता है। ये जैसे आजकल जो पानी का फिल्टर करते हैं वो भी इसी विधि द्वारा करते हैं, निस्यंदन द्वारा। फिर है छन्ना कागज़। फिल्टर पेपर द्वारा मिट्टी एवं जल को अलग कर सकते हैं। ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण में से अवयवों को पृथक करना निस्यंदन कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया निस्यंदन। फिर आता है अपना नेक्स्ट निष्पावन या फटकना। ये भी दोस्तों आपने देखा होगा। देखो ये डायग्राम देख लो, इससे आप सभी समझ जाओगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चालने की सहायता से हम अधिक ऊंचाई पर रख लेते हैं, और हवा के अंदर क्या होता है, हवा के अंदर जो हल्के कण होते हैं, जो अशुद्धियाँ होती है वो तो यहाँ पर निकल जाती है, जो यहाँ पर अनाज होता है वो यहाँ पर क्या होता है, एकत्र हो जाता है। देखो इसको पढ़ लेते हैं। घरों में आपकी माताजी को सूप से गेहूं एवं चावल को फटक कर साफ करते हुए देखा होगा। सूप की सहायता से अनाज में मिली हल्की अशुद्धि को पृथक करने की प्रक्रिया को फटकना कहते हैं। खलिहानों में किसान अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। अनाज भारी होने के कारण पास में गिरता है, जबकि हल्का भूसा वायु के प्रवाह से दूरी पर अलग हो जाता है। इस प्रकार किसी मिश्रण से अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहते हैं। फिर आता है दोस्तों अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, देखो अपकेंद्रण होता है दोस्तों ये क्या है, ये अपकेंद्रण दही को बिलोना। जैसे घरों में दही को बिलोते हैं, आजकल तो मशीनें आ गई है, पहले बिलोते थे हाथ से, तो वो क्या होता है अपकेंद्रण विधि द्वारा। जो मशीनें होती हैं वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है, अपकेंद्रण पर। देखो पढ़ लेते हैं इसको अब। आपने घरों में दही से मक्खन और छाछ को पृथक होते हुए देखा होगा। यह कैसे होता है, आओ जानकारी करें। बिलोनी की सहायता से दही को पात्र में वृत्ताकार घुमाया जाता है, जिससे भारी अवयव यानी छाछ नीचे रह जाती है एवं हल्का अवयव कौन सा होता है, मक्खन। ठीक दोस्तों, जो भारी होती है वो होती है छाछ, और हल्का होता है मक्खन, जो मक्खन है ऊपर आ जाता है। यह क्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। ठीक दोस्तों, सिंपल है सभी विधियाँ। फिर है थ्रेशिंग। ठीक दोस्तों, थ्रेशिंग क्या होती है, देखो खेतों में विभिन्न दालों धान के पौधों को सुखाया जाता है। तत्पश्चात अनाज के कणों को अलग करने के लिए सूखे पौधों को पत्थरों या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं। अन्य कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं। जो थ्रेशर मशीन होती है दोस्तों, वो इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इस हेतु आजकल थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर है दोस्तों वाष्पीकरण। समुद्री जल से नमक कैसे प्राप्त होता है, ये हम समझेंगे गतिविधि 4 से। एक चाइना डिश लीजिए। ठीक दोस्तों, चाइना डिश, इसको लगभग आधा भरिए, गिलास ही है। इसमें 1 चम्मच नमक डालकर हिलाइए। अब पानी को चित्र 3.11 के अनुसार गर्म कीजिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि चाइना डिश का सारा पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और चाइना डिश में नमक शेष रह जाता है। इस विधि द्वारा समुद्र से नमक प्राप्त किया जाता है, जिसमें वाष्पीकरण के लिए जल को छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा करते हैं, जिन्हें लैगून कहते हैं। सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता है तथा नमक क्यारियों में बच जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी द्रव को वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक दोस्तों, एकदम सिंपल है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल है। फिर है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये भी सिंपल है, आप सभी ने किया होगा दोस्तों। ये एक कागज़ पर रेत व लोहे की छीलन का मिश्रण लीजिए। चुंबक को मिश्रण के पास ले जाइए। बार बार यह क्रिया दोहराइए। हम देखेंगे कि लोहे की छीलन चुंबक पर चिपक जाती है और रेत कागज़ पर रह जाती है। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा चुंबकीय पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थों से पृथक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है।
फिर है दोस्तों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? घरों में प्रायः ऊनी वस्त्रों की सुरक्षा के लिए हम नेफ्थलीन की सफ़ेद गोलियां रखते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वह गोलियां छोटी या गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? आओ जानकारी करें। ठीक दोस्तों, जो कपूर की गोलियां होती हैं घरों में रखते हैं कपड़ों को बचाने के लिए चूहों से। क्या कौन कौन सी दोस्तों? जो नेफ्थलीन है, नेफ्थलीन और कपूर है, वो गोली कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है दोस्तों? इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। देखो, फिर है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? हाँ, वो छोटी गोली है वो गायब हो जाती है। क्यों हो जाती है? देखो, इसको समझते हैं। कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ठंडा करने पर वाष्प से बिना द्रव में बदले ही पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक दोस्तों, क्या होते हैं कि कुछ ठोस पदार्थ होते हैं, जैसे कपूर की गोली है, उनको वो गर्मी पाकर, ठीक दोस्तों, या तापमान में क्या होता है? गर्मी पाकर वो सीधे ही क्या होती है? सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक दोस्तों, क्या होती है? सीधे गैस ही अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, द्रव में नहीं होती है। तो ऐसी इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और उसकी वाष्प है उसको क्या करेंगे? उसको ठंडा करने पर क्या होते हैं? वो पुनः ही ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, ये देखो, इस समीकरण से आप समझ सकते हैं। ठोस होते हैं, उनको गर्म किया जाता है तो क्या होती है? वाष्प में बदल जाती है। फिर वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो किस में बदल जाएगी? ठोस में। किस में? ठोस में। ठीक दोस्तों, ये अभिक्रिया होती है, एक तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी? उत्क्रमणीय, दोनों साइड चलती है। हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा नमक एवं नौसादर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आइए करके देखें। हम ऊर्ध्वपातन के द्वारा नमक एवं नौसादर के मिश्रण को अलग कर सकते हैं। आइए करके देखें। गतिविधि नंबर 6। चाइना डिश में नौसादर व नमक का मिश्रण लीजिए। इसे तिपाई स्टैंड पर रखकर इसके ऊपर कांच की एक कीप को उल्टा करके ढक दीजिए। कीप के मुंह को रुई से बंद कर दीजिए। डिश को तब तक गर्म कीजिए जब तक कि मिश्रण में से सफ़ेद धुआं न निकलने लगे। मिश्रण को गर्म करना बंद कर दीजिए तथा कीप को कुछ देर ठंडा होने दीजिए। हम देखते हैं कि कीप की सतह पर सफ़ेद पदार्थ जमा हुआ दिखाई देता है। यह क्या है? नौसादर। एवं चाइना डिश में क्या नमक क्या शेष रह जाता है? नमक शेष रह जाता है। फिर दोस्तों है अवसादन। अवसादन या निथारना। देखो ये क्या है? गतिविधि नंबर 7। कांच का एक बीकर लीजिए, उसको जल से लगभग आधा भरिए, उसमें 1 चम्मच बालू रेत मिलाकर हिलाइए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि बालू रेत बीकर में नीचे बैठ जाती है। मिश्रण में भारी अवयवों के नीचे बैठ जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अवसादन कहा जाता है। ठीक दोस्तों, जो मिश्रण के भारी अवयव हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, यह क्रिया कहलाती है अवसादन। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए डुलाए सावधानीपूर्वक दूसरे बीकर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निथारना कहलाती है। तो अवसादन कौन सा हो गया? जो कण नीचे बैठ जाएंगे। और निथारना किसे कहेंगे? जो अवसादित है मिश्रण है, इसको बिना हिलाए डुलाए दूसरे बीकर में स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक दोस्तों, ये है क्या? निथारना। और ये क्या है? अवसादन। गंदले जल में फिटकड़ी का उपयोग क्यों किया जाता है? गतिविधि नंबर 8। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि गंदा जल होता है उसमें फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है। कांच के एक बीकर में गंदला जल लीजिए, उसमें धागे से बंधा हुआ फिटकरी का टुकड़ा लटकाइए और उसे घुमाइए। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि मिट्टी के कण भारी होने के कारण बीकर के पेंदे में बैठ जाते हैं। शुद्ध जल को ऊपर से निथार कर अलग कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, फिर है दोस्तों आसवन। आसवन क्या होता है? जलाशयों अथवा नल के जल में अशुद्धियाँ घुली रहती है, अतः ऐसा जल प्रयोगशालाओं में या दवाइयाँ बनाने के काम नहीं आता है। प्रयोगशालाओं में तथा इंजेक्शन की दवा घोलने के लिए अशुद्ध जल का उपयोग करते हैं। अशुद्ध जल होता है दोस्तों शुद्ध जल। जल में घुली हुई अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं? गतिविधि नंबर 9।
केतली में जल लीजिए व इसे गर्म कीजिए। धातु की एक प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी है। प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़िए। केतली का सारा पानी भाप में बदल जाता है। द्रव का वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन। ये सभी आप जानते हो दोस्तों। पानी की अशुद्धियाँ केतली में रह जाती है। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह द्रव जल में परिवर्तित हो जाती है। यह द्रव बूंद बूंद बनकर बीकर में एकत्रित हो जाता है। भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन। ठीक दोस्तों, संघनन क्या होता है? जैसे बर्तन होता है, ठीक है, बर्तन के ऊपर हम ढक्कन लगाते हैं कई बार, तो ढक्कन पे क्या होता है? बूंद बूंद जम जाती है। तो वह प्रक्रिया जो भाप है, भाप होती है, पहले वाष्प होती है, वाष्प बनती है, ऊपर उठती है, फिर ऊपर उठ के वो जो ढक्कन होता है, ढक्कन पे छोटी छोटी द्रव की जो बूंद होती है उसमें बदल जाती है। तो वह क्रिया कहलाती है संघनन। ठीक दोस्तों, ये क्रिया होती है संघनन की। फिर है, देखो ये दिखाया गया है द्रव। द्रव वाष्पन क्रिया होती है। फिर क्या बनता है द्रव से? वाष्प में। फिर वाष्प होती है, वाष्प बदलती है किस में? द्रव में। किस प्रक्रिया द्वारा? संघनन द्वारा। ठीक है दोस्तों, देखो इसको समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। ये कोई बर्तन है, इसके ऊपर लगा दिया हमने ये ढक्कन। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ पर क्या है? द्रव भरा है, इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, वाष्पित करेंगे। गर्म करना है, वो क्या कहलाता है? वाष्पन की क्रिया कहलाती है। जैसे इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? वाष्प बनेगी। किस तरह से? यहाँ से वाष्प उठेगी, वाष्प बनेगी धीरे धीरे। तो फिर क्या होगा? जो वाष्प है फिर ये किस में चेंज होगी? द्रव में। द्रव के रूप में, मतलब जो ढक्कन है, ढक्कन पर छोटी छोटी बूंदें बन जाएगी। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। फिर है आपने क्या सीखा, इनको देख लेते हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। 2 या 2 से अधिक अवयवों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? समांगी तथा विषमांगी। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया पृथक्करण कहते हैं। वाष्पीकरण, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, अवसादन एवं निथारना, आसवन आदि मिश्रणों से उसके अवयवों को पृथक करने की प्रमुख विधियां हैं। नमक एवं नौसादर का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब इसके जो अभ्यास क्वेश्चन हैं ये आपको करने हैं। इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गेहूं से कंकड़ को अलग करने की कौन सी विधि है? कौन सी विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? फटकना, चुंबक, बीनना, थ्रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 2, दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? आसवन, अपकेंद्रण, छानना, वाष्पन। क्वेश्चन नंबर 3 है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है शक्कर व दूध का मिश्रण, रेत व लोहे का मिश्रण, मिट्टी व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 4, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं दोस्तों वाष्पन, संघनन, आसवन और थ्रेसिंग। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हैं, इनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।